हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा बस्ता। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जो लक्षण हैं या ये क्यों प्रोटोजोआ है, इनके में क्या क्या खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है, दोनों लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपका नोट्स होने वाला है। और ये हम लोग समझते समय पूरे अच्छी तरह से ऐसे रटने वाला नहीं, पूरे अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये क्या है, आपके पूरे दिमाग में छप जाएगा कि प्रोटोजोआ होते क्या हैं दरअसल में। और इनका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे हूबहू मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट बनेगा। आपको अगर बीएससी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा आपको बीएससी यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इसके लिए आपको बुक्स चाहिए होगा तो आपको नीचे बुक्स का भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग प्रोटोजोआ के नाम में देखते हैं कि नाम से इनका प्रोटोजोआ क्यों पड़ा है, ये क्या है आखिरकार, ठीक है। तो देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण क्या होते हैं ये। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनको देखना है, ठीक है। तो चलिए पेंसिल अपना निकाल लिया जाए। ओके, तो देखिए प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, प्रोटोज और जून। तो प्रोटोज मतलब होता है फर्स्ट और जून मतलब होता है एनिमल। तो ये फर्स्ट एनिमल माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे एनिमल है जो पहली बार ये धरती पे आए थे। इतने छोटे होते थे कि दिखाई भी नहीं देते थे आंखों से, ठीक है। तो ये पहले एनिमल आने वाले हैं, इनके बाद में सारे एनिमल्स आए हैं मल्टी सेलुलर, ये सिंगल सेल के होते थे। तो ये पहले एनिमल है आने वाले, ठीक है। प्रोटोजोआ आर कंसीडर्ड द फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ को प्रथम पशु माना जाता है, पहला एनिमल माना जाता है जो जमीन पे आए। तो हम एक एक को देखेंगे, आपको जाते जाते स्लाइड सारा याद हो गया होगा, ठीक है। पहले बस इसके डिस्कवरी को देख लेते हैं, या नाम इनका कैसे पड़ा है, ठीक है। तो पहली बार इनका स्टडी किसने किया था, एंटोनियो वॉन लिवेनहॉक, ये बहुत फेमस है, ठीक है। एंटोनियो वॉन लिवेनहॉक। एक और जगह हम लोग पढ़े थे कि जो होता है लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, एंटोनियो वॉन लिवेनहॉक ने ही डिस्कवर किया था। तो प्रोटोजोआ को पहली बार स्टडी किसने किया था, एंटोनियो वॉन लिवेनहॉक ने, याद रखना है। दूसरा नाम किसने दिया था, तो गोल्ड फ्यूज ने नाम दिया था 1817 में। तो पहला क्या हो गया कि एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने इसके बारे में स्टडी किया था पहली बार, और दूसरा नाम इसको दिया गया था गोल्ड फ्यूज द्वारा। और इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को ब्रांच को क्या कहते हैं, प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी के अंडर स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी किस ब्रांच के अंडर किया जाता है, प्रोटोजूलॉजी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अब देख लीजिए आप क्लासिफिकेशन, आप अगर इसको ढूंढने जाएंगे, ठीक है, पूरे आप क्लासिफिकेशन में, तो ये मिलता कहाँ पे, दिखता कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए जनरली ये क्या होते हैं, ये किस किंगडम के अंदर में आते हैं, तो ये आपको किंगडम प्रोटिस्टा में देखने के लिए मिलता है। हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बताइए। पहला हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा। मोनेरा के अंदर कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। मोनेरा हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तो जो भी प्रोटिस्टा। थर्ड होता है फंजाई, फंगस, जितने मशरूम वगैरह होते हैं। उसके बाद हम लोग फोर्थ पढ़ते हैं प्लांट्स, और फिर पढ़ते हैं हम लोग एनिमल के बारे में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये हुआ। तो ये मोनेरा बैक्टीरिया होता है, इसी में प्रोटिस्टा में ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये आपके ये वाला प्रोटोजोआ जो है, तो ये प्रोटोजोआ किसके अंडर आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, तो प्रोटोजोआ क्या है, सब किंगडम है किसका, प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा के अंदर ही ये प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। तो इसमें सिंगल सेल के छोटे छोटे एनिमल जो सबसे पहले बने थे वो प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं। फंगस, फंजाई के अंदर मशरूम वगैरह होता है। प्लांट में प्लांट्स आते हैं, और एनिमल्स में हम लोग आते हैं, और बाकी सारे एनिमल्स आते हैं। तो ये किसके अंडर हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं किसके अंडर बताइए, हम लोग इसको प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ते हैं। फिर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं सिंगल सेल के होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। हम लोग क्या है, एक से ज़्यादा सेल से बने हैं, तो हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। तो ये एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। एक सेल से बने हो, सिंगल सेल्ड होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। दूसरा मे बी सॉलिटरी और कोलिनियल। तो ये अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर ग्रुप में भी रह सकते हैं। होते हैं ना कुछ तन्हा आशिक, तन्हा, अकेले अकेले दिल टूट गया हो। तो कौन अकेला रहता है, अमीबा जो ये दिख रहा है, हम लोग हर क्लास में पढ़े हैं कि अमीबा जो होता है अपना शेप बदल के चलता है, इसके पास स्यूडोपोडिया होता है।
तो ये अकेले रहता है। तो कॉलोनी में कौन, वॉल्वोक्स जो है ये आपका प्रोटोजोआ जो है कॉलोनी में कॉलोनी क्रिएट करके, ऐसा कॉलोनी क्रिएट करके रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके साइज को देख लेते हैं कि ये साइज में कैसे होते हैं। ठीक है, तो साइज में ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये बिना माइक्रोस्कोप के, ये ऐसे बिना नहीं दिखेंगे, चश्मा वश्मा लगा के आप नहीं देख सकते इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, इतने छोटे होते हैं सेल जितना कि इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा। कितना होता है, तो इनका रेंज होता है 1 माइक्रोन से 500 माइक्रोन। इसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, इतना याद रखिए। न्यूक्लियस इनके पास एक होता है, एक सेल में, जैसे मान लीजिए एक सेल है तो एक न्यूक्लियस होना चाहिए, मगर ये यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस होता ही है। किसी में 2 न्यूक्लियस होता है। पूछेंगे किस में होता है, तो एक न्यूक्लियस वाला दिख रहा है आपको, अमीबा पे एक ही न्यूक्लियस होता है, मगर यहाँ पे आपको पैरामीशियम दिख रहा है, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। देखिए, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो तो पैरामीशियम है ये, इसका नाम क्या है, पैरामीशियम में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड कौन होता है, अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है। तो प्रोटोजोआ में न्यूक्लियस एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा। यूनिन्यूक्लिएटेड एक होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड एक से ज़्यादा होता है। तो क्या क्या हम लोग समझ गए, सिंगल सेल का होता है, माइक्रोस्कोप में दिखता है, सबसे पहला आने वाला एनिमल है। और दूसरी बात कि ये एक न्यूक्लियस हो सकता है, किसी में एक से ज़्यादा हो सकता है, सिंगल रहते हैं। अमीबा अकेले रहना पसंद करता है। कॉलोनी में कौन रहता है, वॉल्वॉक्स। और इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस वाला अमीबा है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पैरामीशियम। चलिए ये देखिए इनका लोकोमोशन, चलने फिरने का बात करें तो, ठीक है, कैसे चलते हैं, तो एक होता है अमीबा के पास होता है, बताए थे ना हम लोग बचपन से पढ़े, स्यूडोपोडिया, मतलब ये अपने बॉडी को ही इधर उधर अरेंज करके चलता है। ठीक है, अपने बॉडी को ही फेंक के आगे बढ़ता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया, पैर होता है जो फाल्स फीट कहते हैं जिसको। मगर पैरामीशियम किससे चलता है, तो पैरामीशियम के पास छोटे छोटे धागानुमा संरचना होती है। ये देखिए छोटे छोटे धागा, इनको हम लोग सीलिया कहते हैं। तो पैरामीशियम चलता है सीलिया से, तो कुछ में सीलिया पाया जाता है, कुछ में स्यूडोपोडिया, और एक और तरीका है जिसको फ्लैजेला से चलते हैं। तो ये यूग्लिना आपको दिख रहा है, इसके पास ये लंबा चाबुक जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसको हम लोग फ्लैजेला कहते हैं। तो एक फ्लैजेला से भी चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए छोटा छोटा धागे जैसा संरचना सीलिया से चलते हैं, और बड़ा सा चाबुक जैसा संरचना है जो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। और अमीबा स्यूडोपोडिया से चलता है। तो लोकोमोशन का यही तरीका है इनका। अगला है बॉडी पे कवरिंग किस किस चीज़ की, इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी की कवरिंग हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, मगर इसको अभी क्या करना है, आपको याद कर लेना है। तो क्या क्या हो सकता है, पेलिकल का कवरिंग पाया जाता है किसी पे थीका, एक किसी पे लॉरिका, और कुछ पे सिलिशियस सेल। तो ये इसमें से कोई भी कवरिंग इनके बॉडी पे इनके मिल सकता है। ठीक है, अगला साइड में देखिए, तो इस साइड में इसके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हैबिट और हैबिटेट सुने हैं ना आप, रहन सहन, रहन कैसा है इसका, रहन आदत। तो ये हम लोग नहीं, हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं, सहन, रहता कहाँ है, हैबिटेट क्या है इसका। तो भैया प्रोटोजोआ आर कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पहुंच जाएंगे, वो नहीं होते हैं बिना बुलाए मेहमान, कहीं भी रह सकते हैं ये, जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। तो ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है सर्वत्र, हर जगह मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, पानी में मिलेंगे, एक्वेटिक होते हैं, जमीन पे मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग, अकेले इधर उधर भी रह सकते हैं। दूसरी बात पैरासिटिक, किसी के अंदर भी रह सकते हैं, हमारे अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अमीबा जो होता है वो फ्रेश वाटर में रहता है, मतलब नदियाँ वगैरह का जो पानी होती है फ्रेश वाटर। या प्लाज्मोडियम देखिए, ये प्लाज्मोडियम हमारे ह्यूमन ब्लड, हम लोग के ब्लड में रहता है, हमें बीमार भी करता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो खाना पीना क्या खाता है, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब, होलो मतलब होता है सेम, जोइक मतलब होता है एनिमल। तो एनिमल सेम एस एनिमल, सेम एस एनिमल, एनिमल जैसा सेम खाना खाता है ये। तो क्या करेगा, अपने से छोटे बैक्टीरिया वगैरह को ये अब खा लेता है। होलोफिटिक, होलो मतलब होता है सेम, फिटिक मतलब होता है प्लांट, सेम एज प्लांट, प्लांट जैसा भी भोजन लेते हैं। प्लांट का भोजन क्या है बताइए, हाँ, तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, तो इसमें कुछ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, सैप्रोजोइक, सैप्रोजोइक का मतलब सैप्रोजोइक, सैप्रो मतलब सड़ा गला खाना, और जोइक मतलब एनिमल जैसा ही। तो सड़ा गला खाते तो हैं चीज़ों को, जैसे कुछ भी डिकम्पोज वगैरह पड़ा होगा उस पर, उसको ये खराब हो गया होगा उस पर भी ये खाते हैं, एनिमल जैसा ही खाते हैं मगर सड़े गले चीज़ों को, तो उसको सैप्रोजोइक कहते हैं हम लोग। और जो इनका भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में इनके बॉडी में स्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इनके में बात करते हैं, इनके में डाइजेशन की, पाचन की, कैसे खाना को पचाते हैं ये। तो डाइजेशन इनका इंट्रा सेलुलर होता है। इंट्रा सेलुलर का मतलब एक सेल के होते हैं,
तो सेल के अंदर ही इनका क्या हो जाता है, बन जाता है वैक्यूल। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, चप्पल जैसा लग रहा है, चप्पल जैसा लग रहा है ये, चलिए तो चप्पल जैसा है, तो ये कौन है, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। तो मान लीजिए इसको भोजन लेना होगा, तो यहाँ से ये ओरल ग्रुप है, इसका माउथ है, ठीक है, माउथ लिख दे रहे हैं आपके समझने के लिए, ओरल ग्रुप कहते हैं इसको। माउथ से भोजन को लेगा और भोजन को जब लेता है तो ये एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। अब ये क्या करता है, फूड वैक्यूल में इसका खाना आ जाता है और ये खाना इधर इसके सेल में मूव करता है, ठीक है, वैक्यूल इसका। तो ये जैसे जैसे वैक्यूल मूव करता है, इसके अंदर ही खाना डाइजेस्ट होता रहता है, पचता रहता है। तो इसका खाना इसके सेल में ही, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही, एक वैक्यूल के अंदर पूरा क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है, जिसको हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। तो चक्कर लगाएगा और डाइजेस्ट हो जाता है सेल के अंदर ही। देखिए यहाँ लिखा है ऑकर्स इन फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के अंदर ही इसका क्या हो जाता है, खाना अपना डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इनके में रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो ये सांस कैसे लेते हैं, या फिर एक्सक्रीशन जो हम लोग वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो ये कैसे करते हैं। तो ये अपना ऑकर थ्रू बॉडी सरफेस, जो इनका सेल होता है, बॉडी होता है, उसी सरफेस से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, सरफेस से सांस लेते हैं। मान लीजिए स्किन है, ये सरफेस है बॉडी का, तो इनका जो सेल का ऊपरी बाहरी लेयर होता है, उसी से सांस लेते हैं और एक्सक्रीट भी करते हैं। कोई स्पेशल ऑर्गन इनके में नहीं होता है। नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड है, इसको बस देख लीजिए। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बताइए। ऑस्मो रेगुलेशन को कभी सुने? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये ज़्यादातर क्या रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो कहीं कहीं पानी की मात्रा इनके बॉडी में ज़्यादा हो जाए या हो जाती है, या साल्ट ज़्यादा हो जाए इनके बॉडी में, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन, उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, उस पानी को बाहर कैसे निकालते हैं या साल्ट को बाहर कैसे निकालते हैं, उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ये कैसे होता है, तो इनके अंदर एक अलग तरह का वैक्यूल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है आपका, स्लीपर सेल पैरामीशियम है, ठीक है। यहाँ पैरामीशियम में क्या होता है, तो एक अलग से वैक्यूल दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अलग से खाली जगह दिया होता है, जिसमें यहाँ पे पानी अपना भर जाता है और इस पानी को बाद में ये बाहर निकाल देता है। तो ऐसे अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो उसको रेगुलेट कैसे करता है, उसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और कैसे करता है, तो इसके लिए यहाँ पे दिया होता है आपका क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी को अपने इकट्ठा करता है और बाहर निकाल देता है, ठीक है। रिमूव एक्सेस वाटर किसके थ्रू निकालता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिया होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिया होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ये एक्स्ट्रा पानी उसमें वैक्यूल में खाली जगह होता है, वहाँ भर लेता है और बाद में उसको बाहर निकाल देता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, तो एक सेल होगा और एक सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर दो हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल फिजन तो एक सेल होगा और इससे कई सारे डिवाइड होकर बन जाएंगे। तो इनके में ये वाला कॉमन होता है। बडिंग, बडिंग क्या होता है, तो कोई है और उसके बॉडी से ही अलग से उसके जैसा ही सेम बन के निकल जाएगा, ठीक है। और इनके में ये सब सारा क्या है, ये सेक्सुअल मेथड है। और सेक्सुअल मेथड की बात करें तो सेक्सुअल मेथड कैसे होता है, तो सिनगैमी और कॉन्जुगेशन, ये दोनों याद रखेंगे। सिनगैमी और कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो रीअरेंज होता है और फिर से बन जाता है, जिनको हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे फर्दर वीडियो में हम लोग इसको और अच्छे से इसके पार्ट्स को समझेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।